सर असाइनमेंट्स कब तक सबमिट करने? जी स्टूडेंट, तो असाइनमेंट की जहां तक बात है, तो असाइनमेंट का ये है कि अगर वो सारे असाइनमेंट जो हैं अगर आप अपने सीआर को भेज दें, मैं अभी सीआर आते हैं तो बात करता हूँ। आप अपने सीआर को भेजें और सीआर सबके असाइनमेंट जो है उसके नाम की फोल्डर के साथ सेव कर लें और उसके बाद मुझे भेज दें। या कोई स्टूडेंट मुझे डायरेक्ट भेजना चाहता है तो डायरेक्ट भेज सकते हैं, मगर एक ख्याल रखिएगा, सर गूगल क्लासरूम मुझे उसका नहीं पता, मैंने वर्किंग नहीं की उसके ऊपर। मेरी बात सुने, अगर कोई स्टूडेंट मुझे भेजना चाहता है, सुन लें, तो वो कैसे भेजेगा? कोई मेल करना चाहता है तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट में लिखेगा BBSUL, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेगा, फिर अपना नाम लिखेगा, ठीक है, अपनी आईडी लिख के आपने ये चीजें भेजनी है मुझे, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट बगैर इस तरह से सब्जेक्ट में इस तरह से लिखे बगैर नहीं मुझे भेजेगा, मुझे समझ नहीं आएगी ना, क्योंकि बहुत सारी ईमेल आती है, मुझे क्या पता चलेगा किसकी ईमेल है। सही है, तो आप पहले अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखें सब्जेक्ट में, ईमेल अगर कर रहे हैं तो, और उसमें फिर अपना नाम आईडी लिखें, फिर मुझे पता चल जाएगा कि मुझे नेहा ने भेजा है या सलार ने भेजा है और ये किस यूनिवर्सिटी के हैं। अब वो यूनिवर्सिटी का भी होता है ना, अब अगर सलार है तो कौन सी यूनिवर्सिटी का है। अब मैं 5-6 यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हूँ, तो अब वो बहुत सारे कोर्सेज मैं ले रहा होता हूँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ, तो वो फिर समझ नहीं आती है। सही है जी स्टूडेंट, समझ में आ रही बात? तो हम बात कर रहे थे, सलार आप हैं इस वक्त? सलार, यस सलार, सर। सलार इनके असाइनमेंट, 1 मिनट की हम बात कर लेते हैं। इनके असाइनमेंट कैसे कलेक्ट करने हैं, आपके लिए क्या आसानी है? आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं? आप लोग सारे, आप लोग यूनिवर्सिटी आ रहे हैं नहीं आ रहे? नो सर। नहीं आ रहे, ठीक है। सलार आप इनके असाइनमेंट कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? गूगल क्लासमेट में यूज कर सकते हैं, रूम में। सर मैं गूगल क्लासरूम बना देता हूँ और इनको लिंक सेंड कर देता हूँ, फिर ये वहां पे सबमिट कर दें और मैं अच्छा, वहीं से आपको भी कनेक्ट कर देता हूँ। है, सही है, सही है, सही है, वो आसान है। उसमें सर ये है कि डेटा सेव रहेगा। अब ये से होगा ना तो मेल आगे पीछे हो जाता है, उसमें आगे पीछे नहीं होता, डेटा सेव रहता है, ठीक है, रिकॉर्ड ठीक, रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक, सही है जी, सही है जी। सबको जैसे सलार बता रहे हैं ऐसे कर लें आप लोग, मसला तो नहीं है ना? ठीक है,
नो सर। हाँ ठीक है, आप फिर इसको कर लीजिएगा। अच्छा, तो इसको फिर जल्दी कर लीजिएगा ताकि आपके मार्क्स वगैरह जो है, और जिनकी अटेंडेंस के इशू है, जो देखिए जो जिसकी बहुत सारी अटेंडेंस मिस हुई है, इंडिविजुअली बेसिस पे मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, और उसको यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ही देखेगी। तो इसलिए कोई ऐसी चीज मत रखिएगा कि मैंने शायद किसी को ये कर दिया वो कर दिया। अब कोई स्टूडेंट अगर क्लास में नहीं आया है और सिर्फ एग्जाम देने आया है, तो वो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट उसको पास करे फेल करे, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, हम जो है ना अपनी चीजें सारी सबमिट करवा देते हैं। हम अपनी जो चीजें हमारी प्रोग्रेस होती है हर क्लास की, हम जो अटेंडेंस होती है वो भी सबमिट करवाते हैं, और जो हमारा लेक्चर होता है वो भी सबमिट करवाते हैं, जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है वो भी सबमिट करवाते हैं। तो ये रिकॉर्ड में जारी होती है यूनिवर्सिटी के पास। तो अगर कोई मुझे एंड पे कहेगा सर मेरी अटेंडेंस ये रह गई वो रहेगी, तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। सही है, तो प्लीज कोई इस तरह से कोई भी स्टूडेंट जो है वो पर्सनल नहीं लेना है, और कोई भी किसी की सिफारिश भी ना करे। कोई स्टूडेंट जो है कोशिश करें कि किसी की सिफारिश भी ना करें। हर बंदा अपनी चीजों का खुद जिम्मेदार है। और हाँ, सीआर के थ्रू बात कोई करनी हो तो सीआर किसी की सिफारिश कर सकता है, सीआर। ठीक है। अच्छा, आपके पास जो मेन लोग हैं वो दो लोग हैं, जैसे सीआर है, जैसे ज्यादातर बात वो करते हैं, सलार बात करते हैं। सलार के अलावा कई दफा नेहा भी बात करती है। तो अपनी किसी को भी कोई बात हो वो कर सकता है, मगर किसी और की सिफारिश की जरूरत नहीं है। वो किसी स्टूडेंट को कोई भी मसला है वो डायरेक्ट मुझसे बात कर सकता है। ठीक है। हाँ, डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, सीआर के थ्रू भी बात हो सकती है। सीआर को कहते हैं, सीआर भी मुझे बता देंगे। तो बाकी चीजें मेरे जो हाथ में होगी मैं कर दूंगा, जो हाथ में नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कोई नाराज ना हो। ओके स्टूडेंट, हम फेडरल पढ़ रहे थे कि बजट क्या है, कि गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू होते हैं वो कलेक्ट करती है। अब गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू होती है वो कैसे कलेक्ट करती है? अच्छा, गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट कहीं जॉब करती है? सर टैक्सेस से। टैक्सेस टैक्सेस। लेती है। गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अच्छा, डायरेक्ट टैक्सेस उसके पास कौन कौन से होते हैं? सर बिल से, बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल से, और ये कस्टम से। जी, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? देखिए, बात ये हो रही है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहां कहां से जनरेट होता है। आपने कहा जी टैक्सेस से। एक तो है डायरेक्ट टैक्सेस, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। जी सर लोगों की इनकम से शायद। जी सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी सर। ठीक है। और प्रॉपर्टी टैक्सेस होता है सर, प्रॉपर्टी वाले। सर इनकम से भी। प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं ना सर, जो प्रॉपर्टी लेते हैं तो टैक्स देते हैं। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? डायरेक्ट कि आपको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टैक्स बेचती है, ठीक है, या इनकम टैक्स बेचती है, या जो इस तरह के जो टैक्सेस होते हैं, ठीक है, जो आपसे डायरेक्टली लिए जाते हैं। अच्छा, वो कई दफा किसी लोगों पे इंप्लीमेंट होते हैं, नहीं होते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं वो टैक्स नहीं देते हैं ना। आप में से कोई स्टूडेंट टैक्स देता है क्लास में से? सर ये जी जो जीएसटी है वो भी डायरेक्ट टैक्स है ना? नहीं, ये सर हम देते हैं ना सर, कोई चीज लेते हैं तो उसको जीएसटी लगता है ना। इनडायरेक्ट टैक्स है। वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और वो आप हर कोई देता है। आप कोई भी चीज परचेज करते हैं उस पर सेल टैक्स होता है, ठीक है। वो मैंने आगे लिखा हुआ है इस स्लाइड में। और वो जो है वो हर बंदा पे कर रहा होता है और उसको पता भी नहीं होता है। आप जब 100 रुपए की चीज खरीदते हैं तो उसमें से 15, 16, 17 रुपए सिर्फ गवर्नमेंट को जा रहे होते हैं। पता है आपको? यस
यस सर। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, आपने माचिस की डब्बियां परचेज की, या आपने टी परचेज की, या आपने ग्रोसरी परचेज की, उस पे सब चीजों पे सेल टैक्स होता है, ठीक है। तो ये गाड़ी लें, कोई सर मोबाइल मोबाइल पे में जो क्रेडिट डलवाते हैं, जी मिस, उस पे भी है। और उस पे भी पहले 25% था, 20% आज से सुना मैंने कम हो गया थोड़ा सा, ठीक है। पहले 100 रुपए के बैलेंस के ऊपर 25 रुपए गवर्नमेंट ले जाती थी। तो ये इस तरह के टैक्सेस भी हैं, मगर वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और ये सारे के सारा जो है टैक्सेस जो है ना, या तो आपके पास डायरेक्ट होता है कि आपको भेजा जाता है कि आपका ये प्रॉपर्टी का या इनकम का ये टैक्स आप पे कर दें, या इनडायरेक्टली आपको बताए बगैर आपसे ले लिए जाते हैं। आप कोई भी परचेजिंग कर रहे होते हैं, उसमें से गवर्नमेंट के पैसे माइनस करे होते हैं। जो सेल कर रहा होता है पर्सन, वो टैक्स तो कलेक्ट करता है, मगर वो आपसे लेता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और वो जमा कराता है, ठीक है। तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है का जो रेवेन्यू है, उसका जो बहुत बड़ा शेयर होता है उसके टैक्सेस के ऊपर होता है, ये बात सुन ले। और वो टैक्सेस का अगर सिस्टम बहुत अच्छा है तो जाहिर है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में बहुत अच्छा जो है ना इजाफा होता है। अगर टैक्सेस का सिस्टम ठीक नहीं है तो जाहिर है कि उसके रेवेन्यू पे इफेक्ट आता है। पाकिस्तान का मेरे ख्याल में 70% टैक्स चोरी होता है, ऐसा ही है मेरे ख्याल में। मैं हो सकता है थोड़ा गलत कह रहा हूँ, 80% होता हो, या 60 होता हो, या 50 होता हो, या 90 होता हो। सर मैं ये समझता हूँ चोरी जो होता है टैक्स, और सर ये जो चोरी होता है टैक्स, और जो सर ये करप्शन की वजह से होता है ना। हाँ, वो तो करप्शन तो है ना, मगर मसला ये होता है कि गवर्नमेंट जो है ऐसा सिस्टम जनरेट करे जिस पे टैक्स जो है वो मैक्सिमम कलेक्ट हो। देखो, अगर आप एक टैक्स इंस्पेक्टर हो, एक बात कर रहा हूं, और आप किसी बंदे से 1 लाख रुपए टैक्स बन रहा है, तो आप उसको अंडर द टेबल उससे 20,000 रुपए ले लो, ठीक है। उसको बोलो यार मुझे 20,000 मुझे दे दो, 20,000 टैक्स भर दो। तो जहां गवर्नमेंट के रेवेन्यू में 1 लाख रुपए जाना था, वहां पे 20,000 रुपए जा रहा है। एक बात कर रहा हूं मैं, ये बात नहीं कर रहा हूं कि ये ऐसी चीजें किसी शख्स ने की है या उसका नाम क्या है। एक बात कर रहा हूं मैं कि जो रेवेन्यू जो कलेक्ट कर रहे होते हैं लोग हैं, वो अंडर द टेबल ऐसी बहुत सारे रास्ते निकाल लेते हैं कि जो टैक्स पेयर होता है वो कम पैसे देके या उनको रिश्वत देके गवर्नमेंट के खजाने में कम पैसे जमा कराता है, अपने इनकम को कम शो करता है। ऐसे बहुत सारे वो टैक्टिक्स यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? कराची के अंदर आप रहते हैं, चाहे आप कोई भी जुबान बोलते हैं या किसी भी सूबे से हैं या किसी भी इलाके में रहते हो, हर घर के अंदर, हर बिल्डिंग के अंदर किराए पे लोगों ने घर दिए हुए हैं। ऐसा है नहीं है? उस बिल्डिंग के नीचे शॉप जो है वो किराए पे दी हुई है। वो जो रेवेन्यू आ रहा है उस मालिक मकान के पास, क्या कभी उसने टैक्स दिया उसके ऊपर? हेलो, सर ये रेंट के ऊपर भी टैक्स है? बिल्कुल है, बिल्कुल आपका टैक्स है ना। आपकी 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 तो इनकम तो जनरेट हो रही है ना आपकी। देखो, कराची में आप चाहे किसी कॉलोनी में रह रहे हो या आप किसी पोश इलाके में रह रहे हो, आपके हर एक घर छोड़ के दूसरे घर रेंट पे है, या एक बिल्डिंग में कोई रह रहा है तो उसने एक दो पोर्शन रेंट पे दिए हुए हैं। वो जो इनकम जनरेट हो रही है, क्या उस पे रेंट होता है? मुझे बताएं ना। नो सर, नहीं होता है, जहां तक मेरा ख्याल है। नहीं हम है, भी रेंट पे रह रहे हैं, नहीं होता है। नहीं है, नहीं है भाई। तो वो जो भाई देखें, टैक्स क्या चीज है? टैक्स ये है कि जो पैसा आप कमा रहे हैं पाकिस्तान की में रहते हुए, पाकिस्तान की रिसोर्सेज के थ्रू आपको जो इनकम जनरेट हो रही है उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। लोग तो उसको शो ही नहीं करते हैं अपनी इनकम में। तो इस तरह के बहुत सारे जराए हैं जहां पे लोग अपने आप को शो नहीं कर रहे होते। और गवर्नमेंट के लिए सबसे आसान जो टैक्स कलेक्शन है वो इनडायरेक्ट कलेक्शन है। जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो सबसे आसान तरीका है,
कि जो चीजें सेल हो रही हैं उसमें से 15% 16% काट लो, मगर क्या वो भी ईमानदारी से जो, अच्छा अब वो 15% किसके पास जा रहा होता है? जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो वो उस फैक्ट्री का ऑनर होता है जिसने वो पहली दफा चीज सेल की होती है। अगर वो 1000 आइटम सेल करता है और उसका टैक्स कलेक्ट करता है, तो क्या 1000 आइटम के ऊपर वो टैक्स भी गवर्नमेंट को पे कलेक्ट करके दे रहा होता है? आपने जो टूथपेस्ट खरीदी, आपने जो माचिस की डिब्बियां खरीदी, उसका टैक्स किसके पास जमा हो रहा होता है? डायरेक्टली उसके पास जमा हो रहा होता है जिसने वो माचिस बना के फर्स्ट टाइम बेची, या वो टूथपेस्ट जिसने सबसे पहले बेची। उसके बाद 15% जमा होता है ना। उसने क्या रखा होता है कि मेरी चीज 100 रुपए की मैं चीज बेच रहा हूँ, 85 मेरे हैं, 15 रुपए मैं गवर्नमेंट के लिए ले रहा हूं और मैं गवर्नमेंट के बाद में खजाने में जमा कराऊंगा। क्या जमा होते हैं नहीं होते भाईजान? सर। हर गवर्नमेंट जो आने से पहले यही कहती है कि हम पाकिस्तान में टैक्सों के निजाम को ठीक करेंगे। आप टैक्सों के निजाम को क्यों नहीं ठीक करते हो? आप क्यों महंगाई करते हो? आप क्यों महंगाई करते हो? आपके जब खर्चे पूरे नहीं होते आप महंगाई कर देते हो। आप इन जो जो रेवेन्यू कमा रहा है, जो प्रॉफिट कमा रहा है, आप उसकी उसकी गर्दन क्यों नहीं दबोचते? उससे पैसा क्यों नहीं निकालते? आप इस निजाम को ठीक करो ना। इस तरह मैं आपको 50 मिसालें दे सकता हूं। तो बात कहने का मकसद ये है कि आप टैक्सों के निजाम को ठीक करें। आप जब टैक्सों के निजाम को ठीक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली पैसा आएगा। ठीक है? तो रेवेन्यू का आपने कहा कि बहुत बड़ा जो जरिया होता है गवर्नमेंट का, वो क्या होता है? रेवेन्यू। वो क्या होता है? टैक्स। उसके अलावा क्या हो सकता है? सर रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है? सर ओवरसीज जो होते हैं ना, जो अपनी इनकम वगैरह यहाँ बेचते हैं। जो ओवरसीज हैं, जो पाकिस्तान से बाहर जो लोग गए होते हैं, पाकिस्तानी गए होते हैं, वो किसी भी एरिया से जब गए होते हैं, चाहे वो कराची से गए हों या पंजाब से या पेशावर से, तो ज़ाहिर है कि उनकी फैमिलीज होती हैं यहाँ पे, तो वो उनको पैसा जो है वहां कमा के वो यहाँ बेचते हैं। तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जो इनकम का सोर्स होता है वो भी होता है, और इस गवर्नमेंट को भी इस दफा भी बहुत ज्यादा पैसा वहां से बाहर से जनरेट हुआ है। मैंने सुना कि IMF में जितना पैसा नहीं भेजा जितना बाहर के पाकिस्तान ने भेज दिया। तो अगर आप उनको इत्मीनान में लें, अगर उनको इत्मीनान में लिया जाए, तो जो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर बाहर बैठे हुए हैं या जो लोग हैं जो चलो जिन्होंने वहां पे शरीत भी ले ली हुई है, तो उनको अगर हम कहें यार आपका पैसा जो है आपने बाहर के मुल्कों में रखा हुआ है, आप पाकिस्तान के बैंकों में रख लो। भाई एक बंदा है वो 20 साल से कनाडा में बैठा हुआ है फॉर एग्जांपल, या इंग्लैंड में बैठा हुआ है या अमेरिका में बैठा हुआ है 40 साल से। अब वो बिजनेसमैन है, उसका पैसा किसके बैंकों में पड़ा होगा? वो पाकिस्तानी है मगर वहां की वो सिटीजनशिप उसको मिल चुकी है, वो ड्यूल नेशनैलिटी होल्डर है। उसका पैसा जो है वो यूरोपियन बैंकों में पड़ा हुआ है या स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है या अमेरिकन बैंकों में पड़ा हुआ है। आप उसको इस तरह से प्लान दें, इस तरह से उसको रोड मैप दें कि वो अपना पैसा पाकिस्तान के बैंकों में रखवाए। फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? मुझे बताएं ना, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा सर। ये पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी ऐसी। वो लोग बेसिकली पाकिस्तान के अब शहरी तो है मगर वो किसी और कंट्री के भी शहरी बन चुके हैं। वहां वो बिजनेस कर रहे हैं, वहां वो पैसों से खेल रहे हैं। तो वहां की जो कम्युनिटी है, पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी जो बाहर रहती है, उनको हम कहें कि अपना सरप्लस जो पैसा है वो पाकिस्तान के बैंकों में रखवाओ, जब चाहिए हो आप ट्रांसफर कर लो। और ये तो अभी तो सेकंडों में ट्रांसफर होता है। तो देखिए इस तरह की चीजें गवर्नमेंट को लॉन्च करनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। और पाकिस्तान के और पैसा कहां कहां से जनरेट होता है? सर यूरोप में डायरेक्ट सैलरी से ही काट दी जाती है टैक्सेस। मिस यहाँ भी काटी जाती है सैलरी से पैसे। सर वहाँ के टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। नहीं, वहाँ देखिए वहाँ के जो जो आपके जो कंट्रीज है, डेवलप कंट्री है, वहाँ टैक्सेस ज्यादा है, तो वो फिर गवर्नमेंट वहाँ पे सहूलतें ज्यादा दे रही होती है ना, जितना टैक्सेस सर वो ये लेते हैं। एक जी
सर एक क्वेश्चन ये है कि मतलब जो इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट टैक्स होगा, तो सर अगर किसी की सैलरी 20,000 होती है तो सर उस पे भी लागू होगा कि वो मतलब पे करेगा? नहीं, उसमें ये होता है कि पूरे साल का एक होता है कि इतनी सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं है, इतनी, और उससे ज्यादा जो सैलरी बढ़ती है तो इतने परसेंट टैक्स है, फिर सैलरी और ज्यादा होगी तो परसेंट बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा सैलरी बढ़ती रहती है आपकी, उतने ज्यादा टैक्स का रेशियो बढ़ता है, परसेंटेज बढ़ जाती है। मैं अकाउंट्स की सर जॉब मैं कर जी मैं अकाउंट्स की जॉब करता रहा हूं, तो जब मैं सैलरीज बनाता था तो हमें ये कहा जाता था कि ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है, पूरे साल की सैलरी अगर ये बन रही है, इससे कम बन रही है किसी बंदे की, तो उस पर टैक्स नहीं होगा। और अगर किसी बंदे की फॉर एग्जाम्पल 1 लाख सैलरी बन रही है तो उस पर इतना टैक्स कटेगा, 2 लाख सैलरी बन रही है तो जरा टैक्स कटेगा, 3 लाख सैलरी तो उस पर रेशो बढ़ जाता है, 5% कटेगा, 2% कटेगा, 7% कटेगा। मतलब जितनी ज्यादा सैलरी आपकी बढ़ती है वो रेशो बढ़ जाता है। ये डिफरेंट गवर्नमेंट जो है ना, डिफरेंट रेशोज पे काम कर रही होती है। अब एक बंदा है वो कमाता ही 20,000 है, तो 20,000 में उसको क्या टैक्स, उसकी पैसे काटोगे? हाँ, जो 1,00,000-2 लाख कमा रहा है उससे आप पैसे ज्यादा ले लो, जो 3-4 कमा रहा है उससे ज्यादा ले लो। बात समझ में आ रही है? तो डिपेंड ऑन द इनकम, ये सच, मगर ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती हैं, वो हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है। और जो आप बता रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज में टैक्सेस ज्यादा हैं, बिल्कुल ज्यादा हैं, मगर वो फिर सहूलतें भी देती हैं, आपको एजुकेशन की फ्री दे दी है, आपको मेडिकल फ्री देती है, बहुत सारी चीजें फ्री देती है। मतलब वो पैसा आपको 100% रिवर्स होता है। पाकिस्तान में जो कलेक्शन होती है, क्या 100% मिलती है क्या अवाम को? नो सर। नो सर। प्रॉब्लम तो यही है ना कि अगर आप एक ईमानदार हुकूमत है तो फिर लोग ट्रस्ट भी करते हैं ना। अब मैं कहूं जी मेरा टैक्स कट रहा है, मेरा टैक्स अगर कट रहा है तो वो पैसा जो है वो फिर किसी वाकई पाकिस्तान की किसी जरूरत को पूरी करने के लिए यूज होना चाहिए। अगर वो किसी करप्शन की नजर हो जाएगा तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि मैं टैक्स दूं फिर। और मैं, जैसे हम लोग विजिटिंग में पढ़ाते हैं, तो अगर हम टैक्स पेयर है, हम एनटीएन है, अगर हम हैं, ठीक है ना, एनटीएन हमारा बना हुआ है तो हमारा 10% कटता है, और अगर हम एनटीएन नहीं है तो हमारा 20% कटता है। अगर हम फाइलर है ना, फाइलर समझते हैं, फाइलर नॉन फाइलर, इफ वी आर फाइलर, हम टीचर जो लोग हैं, हमारा जब चेक बनता है तो अगर हम फाइलर हैं तो हमारा 10% कटेगा जो विजिटिंग पे है, और जो नॉन फाइलर है उनका 20% कटता है। तो ये चीजें भी होती हैं, ठीक है जी। तो ये सारी सिस्टम है, चीजें हैं। मैं ये चाह रहा था कि ये तो एक क्लास पे तो हम बात नहीं कर सकते हैं, और जाहिर है, तो ये सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं सर जी, रोड। ये जी सर। सर ये जो टैक्स कट रहे होते हैं, मतलब जैसा गवर्नमेंट की जॉब है तो उस पर 20% टैक्स कटता है, मतलब सैलरीज में से। तो ये जो आप आखिर में रिटायरमेंट होती है तो फिर ये भी देते भी तो है ना सर, ये गवर्नमेंट देती है फिर ये? नहीं, ये नहीं देती है, ये टैक्स कहाँ वापस मिलते हैं, वो और चीज कटती है। वो जो चीज है, वो जो पैसे आपके होते हैं वो और चीज है, वो आपकी सैलरी में से 5-10% काटा जाता है, और वो जीपी फंड कहलाता है, प्रोविडेंट फंड कहलाता है, ठीक है, गवर्नमेंट का। वो गवर्नमेंट के जो परमानेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए होता है, और वो जीपी फंड कहलाता है, गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड कहलाता है। तो गवर्नमेंट उन पैसे को 20 साल 25 साल तक अपने पास होल्ड करके रखती है, उसको यूज करती है, बाद में वो पैसा वापस करती है, प्लस कुछ प्रॉफिट के साथ। तो हर आम शहरी को कहाँ पैसे मिलते हैं वापस? वो तो जीपी फंड है, उसका टैक्स से कोई लेना देना सर नहीं। मैं जो यही कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं उनकी नहीं बात कर नहीं, रहा हूँ। टैक्स वापस नहीं होता है। वो जो जीपी फंड होता है, जीपी फंड समझते हो, प्रोविडेंट फंड, वो कटता है, वो जैसे अलग चीज है, उस वो पैसे वापस मिलते हैं, टैक्स नहीं होता। हाँ, अगर आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आप किसी और मुल्क के शहरी हैं, आप इंग्लैंड में घूम रहे हैं, और वहां पे आपने 5-10 दिन गुजारे, वहां पे बहुत सारी परचेजिंग की, चीजें खरीदी, उनका जो सेल टैक्स होगा एंड पे आप उनसे वापस ले सकते हैं। आप किसी और मुल्क के जब शहरी होते हैं तो वहां
पे बाद में आप क्लेम कर देते हैं कि मैंने इस शहर, इस मुल्क में, इस कंट्री में मैं 10 दिन रहा और मैंने ये चीजें यहाँ से परचेज की, मुझे इतना टैक्स, मेरा सेल टैक्स काटा गया, तो वो आपको रिटर्न करते हैं, क्योंकि आप वहां पे पूरा साल तो नहीं रह रहे ना, वहां के आप सिटीजन नहीं है ना, आप तो ट्रेवलर है ना। ठीक है, ठीक है कभी सर, ठीक है। कभी ये कहीं से पूछ लीजिएगा, ये चीज होती है, ट्रैवलर्स के लिए ये चीजें होती हैं कि उसका टैक्स वापस कर दिया जाता है। रोड मैप फॉर द फ्यूचर, आप जो बजट बनाते हैं वो फ्यूचर का रोड मैप होता है कि आपके पास इतना पैसा आ रहा है। अच्छा देखो, बजट जो होता है उसके अंदर दो मेन चीजें होती हैं, एक रेवेन्यू होता है, एक एक्सपेंस होता है। कि गवर्नमेंट कहती है कि मेरे पास इतना इतना पैसा आ रहा है और मैंने ये खर्चा करना है। अब रेवेन्यू जो हमने कहा कि अच्छा, अब और पैसा कहां से आता है गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे रेलवे है या पीआईए है या स्टील मिल है या वापडा है, वट जो भी है, वहां से भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसको, अगर वो प्रॉफिट में चल रहे हैं तो। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से अपना पैसा, अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, और उस जितना पैसा भी जनरेट करती है उसके ऊपर फिर खर्चा भी करती है। अब वो जो एक्सपेंसेस करती है, एक्सपेंडिचर करती है, उसका जो है, उसका जो उसका इसको उसको इक्वल होना चाहिए। देखिए, आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, 1 लाख रुपए आपने कमाया और आपने खर्चा कर दिया 1,20,000 इस महीने जून में, तो आप कहां चले जाएंगे? आप डिफिसिट की तरफ चले जाएंगे। यानी जितना आप कमा रहे हैं, जितना आपका रेवेन्यू है, उससे ज्यादा आप खर्चा कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करती है? मिलिट्री में करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देती है, रोड बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, एजुकेशन पे खर्च करती है, हेल्थ पे ऊपर खर्च करती है, जो भी नागहानी आफात आती है उस पर खर्च करती है। गवर्नमेंट के अपने मसाइल होते हैं, ठीक है। अब वो जो पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही होती है उसको अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू करना होता है। अगर वो रेवेन्यू कम है और खर्चे ज्यादा हैं तो फिर हम डेट की तरफ चले जाते हैं, हम फिर कर्जा लेते हैं बस, उसको हम कहते हैं डिफिसिट। ये जो डिफिसिट की टर्मिनोलॉजी है, जो मुझसे आप पूछ रहे थे कि व्हाट इज डिफिसिट, डिफिसिट क्या है, तो डिफिसिट जो आपकी आउटलाइन में भी लिखा हुआ है वो ये है। ठीक है, रेवेन्यू क्या है? गवर्नमेंट डेट गेट करती है, और एक्सपेंडिचर क्या है? जो वो खर्च करती है। तो ये दो मेन एलिमेंट्स होते हैं। बहुत सारे रेवेन्यू के जराए हैं और बहुत सारे एक्सपेंडिचर के जराए हैं। एक्सपेंडिचर क्या है? खर्चे। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अच्छा, जो हम घर में बजट बनाते हैं वो भी इसी तरह की चीज होती है, मगर उसको बात करने की जरूरत नहीं है अभी।